कि ये उसी का पार्ट है, उसी का बच्चा है या उसी का भाई है, उसी के परिवार का है, कैसे पता लग जाता है? ये सैंपल लिया कैसे जाता है? सैंपल चेक कहाँ होता है? तो इसके बारे में हम डिटेल में अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले तो डीएनए का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये इसका पूरा नाम होता है। वास्तव में जो डीएनए की जो चेकिंग होती है उसमें जो नमूना लिया जाता है उसको बोलते हैं जैविक नमूना। जो सैंपल लिया जाता है उसको जैविक नमूना बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, किस जगह का काम आएगा, किस जगह का काम नहीं आएगा? तो सबसे पहले तो हमारे पूरे शरीर का कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल हो सकता है, कहीं का भी। बोन मेरो हो सकता है, बोन मेरो का लिया जा सकता है। स्पर्म स्पर्म का लिया जा सकता है, ब्लड का लिया जा सकता है, यहाँ तक कि हमारे थूक का लिया जा सकता है। और इसके अलावा एक और खास, मुंह पे अगर रखा कपड़ा है तो उससे भी फिंगरप्रिंट लिया जा सकता है। मुंह पे रखा हुआ कपड़ा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि हेयर से भी लिया जा सकता है, कहीं के बाल से भी लिया जा सकता है, लेकिन बाल जड़ सहित होना चाहिए। ये खास ध्यान रखेंगे। ये दो चीजें बिल्कुल खास हैं जो कुछ अलग हैं। तो अगर नमूना अगर आपके पास है तो फिर आराम से चेकिंग हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या जले हुए व्यक्ति का नमूना लिया जा सकता है? क्या मृत शरीर का नमूना लिया जा सकता है? या जीवन काल में ये नमूना चेंज होता है, मतलब बर्थ के टाइम पर और डेथ के टाइम पर क्या ये चेंज हो जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जले हुए का नमूना लिया जा सकता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। मृत्यु के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आती है। पूरे जीवन काल में बर्थ से लेकर के डेथ तक नो चेंज, कुछ भी नहीं बदलता है। जो बर्थ के टाइम था वही स्ट्रक्चर लास्ट तक रहता है। अब एक बात आती है कि इसके बारे में जाना किसने पहली बार? तो डीएनए का जो पुराना नाम, पहले इसको किस नाम से जानते थे, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो न्यूक्लिन इसका नाम था। पहले डीएनए नहीं बोलते थे, पहले न्यूक्लिन बोलते थे। और अगर ये कहें कि डीएनए के जनक कौन है, तो इसको पहली बार जो बताया वो एलिक जेफरी ने पहली बार इसके बारे में बताया, तो यही जनक है। और अगर भारत में बात करेंगे तो लाल जी सिंह, ये भारत में इसके जनक माने जाते हैं। ये दुनिया के हैं, एलिक जेफरी और लालजी सिंह भारत के हैं। एक बात आती है कि क्या डीएनए का पूरा भाग अलग अलग होता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, डीएनए में हमेशा क्षार की श्रेणी देखी जाती है, बेस की श्रेणी देखी जाती है। इसमें दो कैटेगरी होती है। 99% जो क्षार होता है हर व्यक्ति में सेम होता है। हम ये मानव की बात कर रहे हैं, हर मानव में हर व्यक्ति में सेम होता है 99%। केवल 1% ऐसा होता है जो भिन्न होता है। डीएनए का केवल 1% पार्ट होता है और उसको नाम दिया गया है VNTRS। अच्छी तरह से जान लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं ना कहीं जीवन में काम आती है। और एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं,
आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको बढ़िया तरह से जान लीजिए। वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा कहीं ना कहीं। VNTRS का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। मतलब कुछ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंस होते हैं जो रिपीट्स होते हैं। केवल 1% भाग DNA का ऐसा होता है जो हर व्यक्ति में ही नहीं, भाई भाई में अलग होता है। दो जुड़वा बच्चों में भी कहीं ना कहीं कुछ अलग हो जाता है। तो इसमें नमूना कितने लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 नमूने लिए जाते हैं, हमेशा 2 सैंपल लिए जाते हैं। एक उस व्यक्ति का जो विवादित है या जो संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच की जानी है, उसका एक नमूना होगा। और एक दूसरा नमूना जो लिया जाएगा उसके या तो माता पिता से लिया जाएगा, माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई नजदीकी रिश्तेदार का लिया जाएगा। जैसे अभी ये जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो इसमें DNA टेस्टिंग से ही उनके मृत शरीर को दिया जा रहा था। तो जहां माता पिता नहीं थे वहां नजदीकी रिश्तेदारों के DNA टेस्टिंग की गई। इस तरह से ये जब सैंपल ले लिए जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को जानिएगा, प्रोसेस बहुत खास है। तो जब सैंपल ले लिया जाता है DNA का, तो सैंपल चाहे कहीं से भी लिया हो, बाल से लिया हो, वीर्य से लिया हो, ब्लड से लिया हो, स्किन की कोई सेल हो, कहीं से भी लिया हो, वो पीछे बता ही चुके हैं। तो सैंपल के लिए पहले एक रेस्ट्रिक्शन ध्यान से सुनिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ मिलाया जाता है। जब इसके साथ मिला लेते हैं तो फिर इसमें साउथर्न ब्लॉटिंग की जाती है, साउथर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस की जाती है। तो इस तरह से DNA बैंड्स बन जाते हैं, DNA बैंड्स बन जाते हैं, एक सीरीज बन जाती है। और वो कहाँ बनती है, ये ब्लॉटिंग की, जो ब्लॉटिंग किया है, ब्लॉटिंग की झिल्ली के ऊपर DNA की बैंड बन जाती है। जब इस बैंड को हम देखते हैं तो उस बैंड के लिए जो बैंड बन जाती है झिल्ली के ऊपर, फिर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं pDNA प्रोब से संकरित कराते हैं। ये संकरित कराने का काम किया जाता है और इसमें एक्सरेज को पास किया जाता है, इसमें एक्सरेज से इसको पास किया जाता है। और असंकरित जो DNA होता है, क्योंकि कुछ असंकरित रह गया, वो DNA पानी में घुल दिया जाता है, धुल दिया जाता है। जब पानी से इसको धुल देते हैं तो सिर्फ DNA की छाप रह जाती है। इस DNA की छाप को एक सैंपल वो जो कंफ्यूजन में है, जो विवादित है, और दूसरा सैंपल इसी तरीके से उसका लिया जाता है जिससे इसका मिलान कर रहा है। तो ये देखा जाता है, अगर ये छाप एक जैसी है तो मतलब ये DNA सेम एक ही परिवार का है, और इसमें भिन्नता रहती है तो ये अलग अलग है। DNA की जांच इस तरह से की जाती है। तो एक और यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कहीं कोई ऐसा देश है जहाँ DNA फिंगरप्रिंट अनिवार्य है? कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ DNA फिंगरप्रिंट अनिवार्य है। हाँ, ऐसा ब्रिटेन में है, ऐसा कनाडा में है, ऐसा न्यूजीलैंड में है, और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में है।
यहाँ पर फिंगरप्रिंट डीएनए का दिखाना जरूरी है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमेशा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को देखेंगे तो इसमें डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए नहीं होता है। कभी भी डब्ल्यूबीसी का कभी नमूना नहीं लिया जाता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी में डीएनए नहीं होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। तो कभी भी ब्लड का नमूना लिया जाता है तो ब्लड का नमूना डब्ल्यूबीसी से लिया जाता है, कभी आरबीसी से नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि भारत में लैब कहाँ है, डीएनए की लैब है कहाँ, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग भारत में कहाँ होती है? तो भारत में ये हैदराबाद में होती है, हैदराबाद में इसकी लैब है डीएनए की। अब बात करते हैं कि एक अगर हम डीएनए को देखें तो इसकी संरचना होती कैसी है। बताया जाता है कि रस्सी एक दूसरे में जैसे लपेट दी जाती है, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। और ये वाटसन एंड क्रिक दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिस पर इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहला नोबेल पुरस्कार था इस तरह का। डबल हेलिक्स मॉडल बताया था डीएनए का इस तरह से एक दूसरे पर रस्सियों की तरह लिपटे हुए रहते हैं, और इस तरह से इन पर जो क्षार होते हैं, क्षार कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं? एक एडेनिन, और डिटेल में कर लीजिए, एडेनिन। एक होता है टी जिसको थाइमीन बोला जाता है, एक होता है जी इसको ग्वानिन बोला जाता है, और एक होता है सी साइटोसिन बोला जाता है। तो ये 4 तरह के क्षार देखने को मिलेंगे। हमेशा ए टी से जुड़ता है, ए और जी हमेशा सी से जुड़ता है, और जिन बॉन्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं आपस में, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये 4 हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डों से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और अगर ये कहें डीएनए का मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक डीएनए का क्या है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसका मुख्य घटक होती है डीएनए का। तो डीएनए के बारे में देखिए ये काफी जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोनिंग की, किस तरह से क्लोनिंग की जाती है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई चीज आप और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, अगले क्लास में इसके बारे में और डिटेल में बात कर ली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।